हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज बच्चों हम ये जानेंगे कि कैसे हम सवालों को सबसे कम समय में हल कर सकते थे। आज हम आईआईटी 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे और आपको एक बार फिर से ये अंदाज़ा हो जाएगा, बिलीव स्ट्रांग हो जाएगा कि फिज़िक्स के फंडामेंटल अगर मजबूत हैं तो आप हर एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट फुल नंबर ला सकते हैं, चाहे वो बिट्स जैसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्ज़ाम हो या फिर वो डब्ल्यूबीजी, एमएचटी, सीईटी या फिर कोई और स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हो या फिर नेशनल लेवल पे आईआईटी और नेस्ट जैसे एग्ज़ाम हो। तो आइए बच्चों, लेट्स बिगिन सेशन। आ जाओ। सबसे पहले देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। अगर आप आईआईटी और नेस्ट के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको चाहिए कि आप एक बेस्ट टेस्ट सीरीज़ में एनरोल हो। देखो, एग्ज़ाम में नॉलेज भले वही है, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए टाइम लिमिट बदल गई है। हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट बदल चुका है, सेक्शंस अलग-अलग हो चुके हैं, तो वो एग्ज़ाम का टेक्सचर अलग होने के कारण आपको इस ही पैटर्न की एग्ज़ाम देने होंगे ताकि आप अपने आप को अलाइन कर पाएँ इस एग्ज़ाम पैटर्न के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएँ। देखिए, यहाँ पे आपको 30 से ज़्यादा टेस्ट मिल रहे होंगे, लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में है। एनरोल नाउ, लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले बच्चों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए, ये काइनेमेटिक्स का सवाल है। फटाफट से सवाल पढ़ लीजिए। ये सवाल कह रहा है कि आपने h हाइट से आपने एक पार्टिकल को अपवर्ड फायरिंग की है वर्टिकली और इनिशियल स्पीड दी थी u। ये u से ऊपर गया पार्टिकल, थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद वापस आया और जब इवेंचुअली ग्राउंड को हिट किया तब इसकी फाइनल स्पीड है v। और आपसे पूछा है कि एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करके व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन कंप्लीट पाथ। तो आइए बच्चों, जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड आप कैसे निकालेंगे बताइए जरा। एवरेज स्पीड आप निकालेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एम आई राइट बच्चों? यस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इस जर्नी को अगर मैं पूरा देखूं, यहां पे देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूं, यहां से मैक्सिमम हाइट बी तक गए, फिर उसके बाद एकदम नीचे आ गए सी। अगर मैं ए से सी काइनेमेटिक्स अप्लाई करूं, ए से सी तक अगर मैं काइनेमेटिक्स अप्लाई करता हूं, सारी गिवन क्वांटिटीज लिखता हूं, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाता हूं, तो देखिए क्या मिलेगा। इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, एक्सीलरेशन बताइए। इनिशियल स्पीड देखिए आपको u दी गई थी और डायरेक्शन अपवर्ड था, इसीलिए आप लिखेंगे प्लस u। फाइनल स्पीड आपको v दी गई थी और डायरेक्शन डाउनवर्ड था, इसीलिए लिखेंगे माइनस v। और एक्सीलरेशन पूरे रास्ते में डाउनवर्ड्स है ग्रेविटी के कारण, तो आप लिखेंगे माइनस g। अगर यहां पे मैं v इक्वल टू u प्लस एटी अप्लाई करूं तो हमें देखिए यहां पे मिल रहा है टाइम डायरेक्टली। देखिए माइनस वी इक्वल टू यू, एक्सीलरेशन को माइनस जी इंटू टी। आप जी टी उधर ले जाइए, माइनस वी इधर ले आइए, तो आपको मिलेगा u प्लस वी और टाइम देखिए ये हो गया u प्लस वी बाय जी। यस, अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस हम कैसे निकालें सर? देखो, u स्पीड से फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, वो हमें याद होता है u स्क्वायर बाय 2g। यानी ऊपर जाने की हाइट मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले से आ गई। फिर यहां से जब वापस सेम लेवल पे आओगे तो इतना ही डिस्टेंस वापस आ जाओगे। यस, और फिर ये हाइट जो है वो टावर की हाइट के बराबर, यानी प्लस h। दिस इज द फाइनल डिस्टेंस अगर मैं h के टर्म्स में बात करता हूं तो। एवरेज स्पीड कैसे आ गई देखो, फिर मैं लिखूं तो एवरेज स्पीड बनी u स्क्वायर बाय 2g, 2 टाइम्स प्लस h डिवाइडेड बाय v प्लस u होल डिवाइडेड बाय g। देखिए सॉल्व करके क्या बन रहा है, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो 2 कैंसिल हो गया बेटा। यस, u स्क्वायर प्लस जी एच होल बाय v प्लस u, दिस इज द आंसर। ये देखिए मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ये 2 गलत दे दिया इसने, इसीलिए ये रॉन्ग हो चुका है। ये तो पैटर्न है ही नहीं, ये भी रॉन्ग हो चुका है। बचा ए और बी में से ऑप्शन। समझ गए? किसी ने ये अप्रोच अपनाई तो ये बिल्कुल सही अप्रोच है, बट यहाँ पे 2 नहीं आएगा।
अब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इन ऑप्शंस में H नहीं है तो H को हटाना होगा। तो आइए देखिए H को कैसे हटा रहे हैं, हम इसी इक्वेशन में v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as लगा देते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v का माइनस v का स्क्वायर, u का स्क्वायर माइनस g, और डिस्प्लेसमेंट अब देखिए a से c तक डिस्प्लेसमेंट आप कैसे लिखेंगे। देखिए a से c तक का डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन, इनिशियल से फाइनल वो हो जाएगा h, और क्योंकि डाउनवर्ड्स है इसीलिए डिस्प्लेसमेंट आप लिखोगे माइनस h। डिस्प्लेसमेंट में बात करेंगे ना तो रास्ते का टोटल डिस्टेंस नहीं पूछा है, आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल के बीच की जगह बतानी थी जो कि है माइनस h। तो इसे आप देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, तो यहां से जो GH की वैल्यू आती हुई, ये आपकी GH की वैल्यू आ चुकी है। यहां पे देखिए GH की टर्म थी, इसमें पुट कर देते हैं तो यू विल गेट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइडेड बाय v प्लस यू। देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए एक u स्क्वायर कट जाएगा तो ये मिलेगा v स्क्वायर 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये एलसीएम का 2 इंटू वी प्लस यू। और देखिए ये मैच कर रहा है किससे, ऑप्शन ए से, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हुआ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला सवाल देखिए फ्लूइड का सवाल है। आपने देखा होगा फ्लूइड का सवाल पिछले पेपर में भी था, यानी फ्लूइड के सवाल आपको काफी फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं। दो क्यूब्स हैं ए और बी, सेम डायमेंशन के हैं बट मटेरियल अलग है, इनकी डेंसिटीज डिफरेंट है। क्यूब ए फ्लोट कर रहा है विथ अ फ्रैक्शन ऑफ ईटा ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड। मतलब क्या है, वॉल्यूम इमर्स्ड इज ईटा टाइम्स कंप्लीट वॉल्यूम। यस बच्चों, क्या आपको इससे कुछ याद आ रहा है, क्या आपने ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया है कि नहीं, बताइए कि वॉल्यूम इमर्स्ड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ into volume full, density of body upon density of liquid into body का पूरा वॉल्यूम। ये याद किया है कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए, ये याद होना चाहिए, ये रिलेटिव डेंसिटी के टर्म में याद होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी कैसे, बॉडी अपॉन लिक्विड। देखिए कैसे फटाफट से बता देते हैं, अगर सपोज आपकी बॉडी इमर्स्ड है तो बॉयंसी फोर्स और mg बैलेंस कर रहा होता है। बॉयंसी फोर्स इक्वल टू mg आप करेंगे और बॉयंसी फोर्स को लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू g। मास जब लिखेंगे तो कंप्लीट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू g। देखिए g से g कैंसिल करिए और आपको ये एक्सप्रेशन बनता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए a के लिए बात की जा रही थी तो यहाँ पे डेंसिटी a की आएगी, तो इसे A की डेंसिटी लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम इमर्स्ड जो है डेंसिटी ऑफ A अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम फुल, और वॉल्यूम इमर्स्ड का ही फ्रैक्शन दिया था यानी ईटा टाइम्स वॉल्यूम फुल। इसको मैं अगर इक्वेट करूं तो मुझे डेंसिटी ऑफ A मिलता है ईटा टाइम्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसे संभाल के रखिएगा। अब देखिए व्हेन B क्यूब इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ क्यूब A, ये A था, इसके ऊपर B प्लेस कर दिया और ऐसा पता पड़ा कि A थोड़ा और अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि ऊपर से वजन आ गया है, और ऐसा पता पड़ा कि जस्ट एंटायरली इमर्स्ड, A कंप्लीट इमर्स हो चुका है while B is entirely above the surface। तो इसका सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका सरफेस हो गया, A कंप्लीटली इनसाइड और B जो है वो कंप्लीटली आउटसाइड। अब A का FBD बनाइए जरा। A के FBD में mg नीचे आ जाएगा A का, ऊपर से देखिए B का नॉर्मल रिएक्शन और B रेस्ट पे है तो B का नॉर्मल B के mg के बराबर, बेसिकली B का mg भी अब लगेगा तो ये हो गया mg ऑफ B। एम आई राइट, दोनों के वजन आ गए और A पे ऊपर की तरफ है बॉयंसी फोर्स क्योंकि कंप्लीट सेटअप फ्लोट कर रहा है यानी इक्विलिब्रियम में है यानी बैलेंस किया जाएगा, तो वॉल्यूम बॉयंसी फोर्स इक्वल टू A का mg प्लस B का mg।
अब देखिए यहाँ पे बॉयंसी फोर्स क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड। वॉल्यूम इमर्स्ड क्या होगा, वो हो चुका है कंप्लीट वॉल्यूम, तो V फुल यहां पे लिखेंगे इंटू जी। मास कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी A का वॉल्यूम कंप्लीट इंटू जी। मास कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी B की और आइडेंटिकल क्यूब थे इसीलिए वॉल्यूम सेम इंटू जी। देखिए G कट गया, V भी कट गया और यहां से मिला डेंसिटी लिक्विड इक्वल टू डेंसिटी A प्लस डेंसिटी B। डेंसिटी लिक्विड यहां पे था ईटा एल, तो ये हो गया ईटा टाइम्स रो एल प्लस रो बी, इसको उधर भेज दीजिए तो 1 माइनस ईटा इंटू रो एल, ये आ गई डेंसिटी ऑफ बी। समझ गए। अब देखिए आपसे पूछा था रो बी अपॉन रो ए बताइए, तो रो बी डिवाइडेड बाय रो ए इज 1 माइनस ईटा इंटू 1 माइनस ईटा इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय ईटा टाइम्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये कट गया और आपके सामने आंसर है 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन 1 से, है कि नहीं बच्चों। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ डबल साइज इज फॉर्म। देखिए पहली सवाल से ही इक्वेशन का पहला स्टेटमेंट ही आपको काफी कुछ बता रहा है, तो आइए सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट सपोज कर लीजिए x डिस्टेंस पे था, इमेज रियल इन्वर्टेड बनी यानी इस तरफ बनी और डबल साइज की बनी। अच्छा, डबल साइज से क्या समझ में आता है कि मैग्निफिकेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड डबल होगा, यस। और मैग्निफिकेशन लेंस में क्या होता है, V बाय यू, तो V जो होगा वो डबल U के बराबर है, यस। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो अगर मैंने U का मैग्नीट्यूड X माना है तो V का मैग्नीट्यूड बाय डिफॉल्ट यहां से मैं कह सकता हूं कि ये डबल हो जाएगा, यस। तो V यहां पे 2x ले लिया जाए। अब बताइए साइन कन्वेंशन के साथ बताइए U क्या लिखेंगे, V क्या लिखेंगे, तो U हम लिखेंगे नेगेटिव, क्योंकि देखिए रे आगे जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं और ऑब्जेक्ट जब सामने रखते हैं तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो नेगेटिव आ जाता है, तो माइनस एक्स रखेंगे। और V जो है वो देखिए पोल से पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस 2x, और स्टार्ट करते हैं लेंस फॉर्मूला लगा के, तो 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। इनको वैल्यू पुट कीजिए, 1 अपॉन 2x माइनस ऑफ, यहां पे देखिए क्या मिला, 1 बाय एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 बाय 2 ये प्लस 1 हो गया, यानी 3 बाय 2x इज इक्वल टू 1 बाय एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x देखिए आ रहा है 3f बाय 2। ये पहली कंडीशन आपको मिल गई फर्स्ट लाइन से। अब देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द लेंस बाय अ डिस्टेंस d, इसको पास ले आए d डिस्टेंस है तो x से अब कम हो गया डिस्टेंस, x माइनस d हो गया। इमेज दूर शिफ्ट हो गई 8d डिस्टेंस से, तो इमेज बेटा यहां से 8d डिस्टेंस और दूर जा चुकी है। अब पूछा है मैग्नीट्यूड बताइए मैग्निफिकेशन का फाइनल सेटअप में, तो आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले यहां पे डायग्राम बना के डिस्टेंसेस दिखाओ। ऑब्जेक्ट आपने रखा x माइनस डी पे, इमेज जो बनी वो बनी आपकी 2x प्लस 8d पे, समझ गए। अब बताओ मैग्निफिकेशन क्या होगा, बढ़ेगा कम हो जाएगा, जल्दी से बताओ। मैग्निफिकेशन इससे बढ़ जाएगा, है ना। अभी 2 था, आंसर आपका 2 से ज्यादा हुआ क्योंकि v बढ़ चुका है, u कम हो चुका है, तो आपका आंसर 2 से ज्यादा आना चाहिए। तो ये गलत है, ये 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे u क्या लिखा जाए, नेगेटिव x माइनस डी। अगर मैं मानू x माइनस डी पॉजिटिव है क्योंकि डिस्टेंस दिखा रहा हूं, तो साइन कन्वेंशन में आगे माइनस लगाओगे, v क्या कहोगे, प्लस 2x प्लस 8d, और फिर से पुट करते हैं लेंस फॉर्मूला में, तो 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू
इज इक्वल टू 1/f। तो यहां पे देखिए क्या मिला, 1/2x प्लस 8d प्लस 1/x माइनस d इज इक्वल टू 1/f। यहां से मेरे को दिख रहा है कि x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं एलसीएम ले लेता हूं, x माइनस डी प्लस 2x प्लस 8d, और मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिकली कर दिया और डिनोमिनेटर बन गया 2x प्लस 8d इंटू एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 1/f। अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे। यहां पे देखिए x 8d में से d गया 7d इंटू f इज इक्वल टू, इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 8dx माइनस 2xd माइनस 8d स्क्वायर। अब देखिए x की वैल्यू भी यहां पे पुट कर देते हैं हम। x की वैल्यू क्या थी बच्चों, यहां पे x की वैल्यू थी 3f/2, तो ये हो गया 2x प्लस x, यहां पे 3x आ जाएगा, यहां पे बेटा 2x प्लस x, ये 3x आ जाएगा, और ये 3 इंटू 3f/2 प्लस 7d होल इंटू f। ठीक है, मैं x को 3f/2 पुट कर दे रहा हूं यहां पे, 2x स्क्वायर यानी 3f/2 का स्क्वायर, ये हो गया 6d इंटू एक्स माइनस 8d स्क्वायर। देखिए क्या बन रहा है यहां पे, f मल्टीप्लाई कीजिए 9f²/2 प्लस 7df इज इक्वल टू, देखिए 9/4 और 2 से कट जाएगा, तो 9f²/4 और 2 से कट जाएगा, 2 बचेगा, यस, प्लस ये 9df माइनस 8d स्क्वायर। तो यहां पे देखिए क्या बन रहा है, क्या 9f²/2 कट गया, यस, और मैं अगर इसे इधर ले जाऊं तो ये इधर जाके 9 माइनस 7 2df, और ये इधर जाके 8d स्क्वायर हो चुका है। अब इसे और सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूं तो 8d स्क्वायर इज इक्वल टू 2df, एक d कट गया और 8/2 4d आपका आंसर आ गया। f आ गया है 4 टाइम्स d, x था 3f/2, जल्दी से f की वैल्यू रख दो, तो ये 4d से मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6d आ गया, यस। अब देखिए फाइनल आपसे पूछा था कि फाइनल केस में मैग्निफिकेशन बताइए, तो फाइनल केस में ये डिस्टेंस था x माइनस डी, तो 6d माइनस डी हो गया ये 5d, और ये डिस्टेंस था 2x प्लस 8d। तो x की वैल्यू जो आई यहां पे पुट कर दीजिए जल्दी से, क्या मिला यहां पे बताइए, 12 प्लस 8 20d, 20d इज द v प्लस में, और u जो है वो आ गया आपके सामने माइनस में 5d, मैग्निफिकेशन लेंगे तो v/u -4 आ जाएगा, और मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इज 4, तो द आंसर इज ऑप्शन ए 4। समझ गए बच्चों, चलें आगे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल डॉपलर इफेक्ट पे है। आपसे कहा जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल ऑफ द ट्रेन मूविंग। यहां पे एक ट्रेन है, मान लीजिए इसकी स्पीड थी v ट्रेन, विथ कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, ऑब्जर्वर स्टेशनरी था, और उसने जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट की प्लेटफॉर्म पे जब वो खड़ा था तब वो थी ν1। ऑब्जर्वर ने यहां पे कोई फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट की, यस। तो आ जाइए इसे समझते हैं। तो यहां पे ये नहीं गिवन है कि जो ट्रेन है वो पास आ रही थी या फिर ट्रेन दूर जा रही थी। अगर ये चीज नहीं गिवन है, मतलब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं पास आता हुआ भी मान सकता हूं, दूर जाता हुआ भी मान सकता हूं, आंसर सेम आएगा मेरे हिसाब से। तो अभी मैं पास आना का मान लेता हूं और फिर आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला सबसे पहले लिखना होगा, f डैश इक्वल टू f0 स्पीड ऑफ साउंड, vs इज स्पीड ऑफ साउंड, प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। समझ गए बच्चों, ये आपका डॉपलर का फॉर्मूला है। पहले होता है स्पीड ऑफ वेव, वेव यहां पे साउंड दिए और साउंड की स्पीड v s माननी थी,
तो वी एस यहाँ पे साउंड की स्पीड मानी है, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और नीचे प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। समझना यह है कि जब भी दोनों पास आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ के सुनाई देगी। तो यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे कंसिडर करिएगा कि पास आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। जैसे यहाँ पे तो एफ डैश जो है, एफ नॉट अगर रिलीज हुई ओरिजिनल, वी सोर्स वी साउंड दोनों तरफ लिख दिया हमने, ऑब्जर्वर रेस्ट पे तो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं आएगा और साथ में सोर्स चल रहा है, यानी ये ट्रेन की स्पीड यहाँ पे आएगी। अब देखिए ट्रेन पास आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ के सुनाई देगी, यानी ओवरऑल वैल्यू बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर छोटा करना चाहिए, इसीलिए ये माइनस। इसी को कहा था इन्होंने न्यू वन। आगे पढ़ते हैं, ये पहली इक्वेशन हो गई। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम विसल डिटेक्टेड टू बी न्यू टू इनसाइड अनदर ट्रेन मूविंग ऑन द पैरेलल ट्रैक एट स्पीड v टुवर्ड्स द फर्स्ट ट्रेन। अब क्या हुआ, एक और ट्रेन है जिसकी स्पीड v आपको दी गई है। यस, ये v आपको यहां पे निकालनी भी थी। ओके, तो ये v स्पीड आपको दी गई है। अब मान लीजिए f डबल डैश, तो अब आप सोचिए कि v साउंड तो है दोनों तरफ, इस बार सोर्स भी चल रहा है, ऑब्जर्वर भी चल रहा है। ये हो गया आपका सोर्स, ये हो गया आपका ऑब्जर्वर। तो ऊपर भी स्पीड है, फॉर्मूले में नीचे भी है, ऊपर है v, नीचे है vt। ठीक है, अब देखो दोनों पास आ रहे हैं तो वैल्यू दोनों के कारण बढ़ेगी। पास आ रहे हैं न्यूमरेटर में बढ़ाने के लिए प्लस, पास आ रहे हैं वैल्यू बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर छोटा होना पड़ेगा, इसीलिए माइनस। और ये आपको दिया था न्यू टू, दिस इज इक्वेशन 2 और ये है आपके पास इक्वेशन 1। यस बच्चों, अब इससे क्या करें बताओ। ठीक है, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूं ताकि मेरा जीवन आसान हो जाए। मैं यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर देता हूं, इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना, 2/1 डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप 2/1 डिवाइड करेंगे तो देखिए एफ नॉट कटने वाला है, RHS में न्यू 2 बाय न्यू 1 आ जाएगा, एफ नॉट कट गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था वो भी कट जाएगा, तो VS प्लस V डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर कट चुका है, एफ नॉट कट चुका है, बचा VS। VS यहाँ पे साउंड की स्पीड है। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आइए। तो न्यू 1 इंटू VS प्लस न्यू 1 इंटू V इज इक्वल टू न्यू 2 इंटू VS। VS एक तरफ ले लीजिए, न्यू 1 माइनस न्यू 2 इस तरफ ले लीजिए। यस, तो न्यू 1 इंटू V इज इक्वल टू VS न्यू 2 माइनस न्यू 1। पूछा क्या था, देखिए आपसे न्यू V बाय VS पूछा था, तो न्यू 2 माइनस न्यू 1 अपॉन न्यू 1। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 1, देखिए ये ऑप्शन ए में आ रहा है। यस, यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग यहाँ पे सिंबल्स दिए गए थे कि बच्चा सिंबल्स में मिस्टेक कर दे, तो आपको क्लियर रहना है, फॉर्मूले की फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूला में कौन सी चीज क्या है वो पता होना चाहिए, और फिर आप इसे इजीली 2 बार इक्वेशन लगा के डिवाइड करके सॉल्व करके आंसर निकाल सकते थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, देखिए कितना आसान सवाल है ये। करंट आई फ्लो कर रहा था और आपको बोला था द पावर इज P1, तो पावर क्या है I²R, रेजिस्टेंस को क्या लिखेंगे आप, रो L बाय A। दैट्स इट, खत्म। अब क्या बोल दिया, अब बोल दिया इसको आधा कर दिया, आधा कर दिया, और इस तरीके से आधा किया है कि एरिया सेम है और करंट सेम है। करंट सेम है तो पावर 2 क्या हो गया बताओ, I² इंटू नया रेजिस्टेंस। नया रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए रेजिस्टेंस रो L बाई, मटेरियल सेम था, एरिया सेम था, तो ये दोनों सेम, लेंथ हाफ हो गई, तो लेंथ हाफ होने से रेजिस्टेंस हाफ हो गया, तो ये हो गया I²R/2। खत्म, बस यही पूछा था आपसे।
तो आपका पावर पहले आई स्क्वायर आर था, बाद में हो गया आई स्क्वायर आर बाई टू, यानी पावर हाफ हो चुका है। तो पावर 2 इज पावर 1/2, ये एकदम सही जवाब हो गया। दैट्स इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इस सवाल में बच्चा अगर सही अप्रोच लगा देना तो ये ओरल सवाल है। देखिए आप, यहां पे आपको पहले तो कंडीशन दी गई थी बड़ी, आपको बोला गया है पार्टिकल ए है जिसका चार्ज क्यू है, जिसका पोजीशन वेक्टर आर ए है। एक पार्टिकल बी है जिसका चार्ज 2q है, जिसका पोजीशन वेक्टर आर बी है। इन दोनों का जो म्यूचुअल रिपल्शन का फोर्स है वो ए पे जो लग रहा है एफ बी ए, ये फोर्स ऑन ए, यानी ए पे जो फोर्स है इस तरफ उसका वेक्टर है एफ बी है, और फोर्स ऑन बी जो है उसका वेक्टर है एफ ए बी, और इन दोनों फोर्सेस में रिलेशन पूछा था। बच्चे हो सकता है आर का उलझ जाएं डायग्राम बना के, लेकिन ये तो बेसिक सा सवाल है ना, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। इसने जो इस पे फोर्स लगाया, इसने जो इस पे फोर्स लगाया वो एक्शन रिएक्शन होंगे। अगर बी ने ए पे फोर्स लगाया तो ए भी बी पे फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ, यानी दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। बेसिक लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन था। तो देखिए यहाँ पे ये 2 वाले फैक्टर तो गलत हो गए, इक्वल नहीं बोल सकते हैं, माइनस साइन इज द करेक्ट अप्रोच। एक दूसरे के नेगेटिव है, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए, आपको फ्लक्स गिवन है। फ्लक्स का आपको फाई नॉट कॉस ओमेगा टी फंक्शन गिवन था। इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात हो रही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। यहां पे देखिए डी फाई बाई डी टी क्या आ जाएगा जल्दी से, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और देखिए यहां पे समझिएगा ये चेन रूल अप्लाई करेंगे तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए कॉस का डिफरेंशिएट कर दिया इनटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो वो इनटू इसका डिफरेंशिएशन बनेगा ओमेगा। तो ये बन गया आपके सामने माइनस फाई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए तो जो ईएमएफ आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस कट गया, फाई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज द ईएमएफ। अब पूछा क्या है, देखिए जरा, आपसे पूछा है किस टाइम पे ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसमें साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पे, यानी जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए पहली बार मैक्सिमा के लिए। तो इसे हम ओमेगा टी को रेडियन में पाई बाई 2 के बराबर कर देंगे, और टाइम आ गया देखिए हमारे पास पाई बाई 2 ओमेगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। ये सेमीकंडक्टर का एकदम बेसिक नॉलेज। देखिए अगर आप उलझ गए बहुत थ्योरी में यहाँ पे भी कि ये क्या दिया है सिंबल, ऐसा सिंबल मैंने पहले नहीं देखा है, तो फिर हो सकता है आप बहुत टाइम लगा दो। लेकिन आप देखो ये कितना बेसिक फंडामेंटल सवाल था। सुनिए जरा, जब इंट्रिंसिक की बात की जा रही है तो होल और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन दिया था, तो इंट्रिंसिक में दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है। जब आपने ट्राइवेलेंट डोपिंग की है, एल्यूमिनियम जब डोप करते थे तो कैसा बनता है जरा बताओ तो, पी टाइप या एन टाइप? ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी में पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंसंट्रेशन ऑफ होल है वो काफी बढ़ जाता है। तो इंट्रिंसिक की तुलना में काफी बढ़ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ होल, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हो जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन से काफी बढ़ जाते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेम वाला तो गलत है मामला। यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो गलत है। टेम्परेचर बढ़ाने से इंट्रिंसिक के बॉन्ड्स टूटते हैं तो कंसंट्रेशन चार्ज कैरियर का बढ़ता है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ये देखिए आप होल का कंसंट्रेशन काफी बढ़ जाएगा इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर से। तो बेसिक थ्योरी का सवाल है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन तो क्या होगा, होल बढ़ गए अगर तो कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है वापस रिकम्बाइन हो जाए, तो यहाँ पे ये गलत है, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बेसिक थ्योरेटिकल सवाल था। अब इस सवाल पे आइए। ये सवाल करने के 3 तरीके हो सकते हैं। देखें आप शॉर्टेस्ट तरीके पे सोच पा रहे हैं कि नहीं। आपको वेलोसिटी के फंक्शन दिए थे अलग अलग टाइम इंटरवल्स में, और आपसे पूछा था टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन। तो डिस्प्लेसमेंट को आप लिखेंगे इंटीग्रेशन वी डी टी। यस, अब देखिए ये इंटीग्रेशन 3 तरीके से होगा, 3 बार ये ब्रेक होगा, अलग अलग लिमिट्स में अलग अलग फंक्शंस लगा के इंटीग्रेशन होगा। तो एस को आप लिखेंगे वेलोसिटी का फंक्शन अल्फा टाइम डी टी, इसकी लिमिट 0 से t/3 प्लस, अब देखिए कांस्टेंट हो गया है यहां पे, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और सिर्फ dt का इंटीग्रेशन t/3 से 2t/3 प्लस, यहां पे देखिए अब अल्फा t माइनस स्मॉल t इंटू dt का इंटीग्रेशन 2t/3 और t। तो एक तो सोच ये हो जाएगी कि मैं इंटीग्रेशन करता हूं, लिमिट्स रखता हूं और आंसर निकाल लेता हूं। दूसरी सोच समझाते हैं। दूसरी सोच में आप देखिएगा यहां पे पहले एक्सप्रेशन को आप देखिए, तो ये क्या लिखा है बेसिकली, v इक्वल टू AT जैसा नहीं है। तो इससे क्या समझ में आया, इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सिलरेशन अल्फा के बराबर है, तो पार्टिकल को आपने स्टार्ट किया, एक्सिलरेट किया और t/3 तक एक्सिलरेट किया। फिर देखिए आप यहां पे टाइम t/3 रखेंगे तो कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है, ये जो वैल्यू है अल्फा t/3 है कि ये भी वैल्यू अल्फा t/3 आ गई, यानी जो स्पीड आपने गेन की, अब इसके बाद t/3 से 2t/3 तक कांस्टेंट स्पीड से चले, एक्सिलरेशन 0 से चले। तो पहले मैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर करके डिस्टेंस निकालूंगा, फिर वापस स्पीड इंटू टाइम इंटरवल इनको सब्ट्रैक्ट करके t/3 आएगा टाइम इंटरवल, वो मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकालूंगा। फिर देखिए इसे जब आप देखेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा कि ये रिटार्डेशन है, v इक्वल टू अल्फा टी माइनस अल्फा टी, डिफ्रेंशिएट किए एक्सिलरेशन आ जाएगा माइनस अल्फा, और टाइम की वैल्यू जब आप 2t/3 डालेंगे तो फिर कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है, आपकी इनिशियल स्पीड अल्फा t/3, एक्सिलरेशन माइनस अल्फा, और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के ये डिस्टेंस निकाल सकते थे। तो पहले गाड़ी को भगाया, एक्सिलरेट किया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर रिटार्डेशन, ये आप ut प्लस हाफ AT स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते थे। लेकिन सबसे बढ़िया अप्रोच थी, इससे मुझको समझ में आया कि ये एक ग्राफिकल अप्रोच से करना सबसे आसान था। इसे अगर मैं ग्राफिकल अप्रोच में बनाऊं तो स्पीड बढ़ेगी, फिर स्पीड कांस्टेंट, और सेम एक्सिलरेशन से सेम रेट से वो नीचे गिर गया। ये देखिए डिस्टेंस t/3 2t/3 और ये t हो चुका है। अब देखिए यहां पे जो मैक्सिमम स्पीड बनी वो अल्फा इंटू t/3 बनी। इसका बस एरिया निकालना है, खत्म। एरिया भी देखिए आप कैसे निकाल सकते थे, इस ट्रायंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया, ऐसे हम निकाल सकते थे। यहां फिर ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स एक ऊपर वाली एक ही, इसका सम, इसकी लेंथ t और इसकी लेंथ देखिए इनका डिफरेंस t/3, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दूरी देखिए क्या आ गया, हाफ 4t/3 अल्फा t/3 4 बाय, यहां से देखिए कट गया, तो आप लिखेंगे इसको 2/9 अल्फा टी स्क्वायर। दिस इज द आंसर जो मैच कर रहा है ऑप्शन ए से। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, सवाल यहां पे SHM का है। आप देखिए आपसे कहा क्या गया है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ये चार्ज जब सेंटर में था तो इक्विलिब्रियम पे था,
अब इसे आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो आपका एक चार्ज से डिस्टेंस हो गया L माइनस एक्स और दूसरे चार्ज से डिस्टेंस बढ़ गया L प्लस एक्स। आपने इसको x डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने के बाद आप देखेंगे तो जिसके करीब आ गए उससे फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ गया, तो उस जिसके करीब हो उसका फोर्स ज्यादा होगा, तो ये वापस से जाएगा और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ये वापस अपनी मीन पोजीशन को गेन हासिल करने के चक्कर में ये इसको क्रॉस कर जाएगा, स्पीड आ जाएगी, फिर इससे रिपल्शन बढ़ जाएगा और ये एक ऑसिलेशन करता रहेगा। SHM हो जाएगा फॉर स्मॉल एक्स। आपसे पूछा था टाइम पीरियड इस टर्म्स में बताइए और अल्फा क्या होगा वो बताइए इनमें से। तो आइए तुरंत टाइम पीरियड निकालना सिखाते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे सर? देखो, SHM में नेट फोर्स को माइनस के एक्स के फॉर्म में लेके आएंगे और टाइम पीरियड लिख देंगे हम 2 पाई रूट m बाई के। ये जो x का कोफिशिएंट है वो डिवीजन में ले आएंगे, बस दैट्स इट। तो आ जाओ अभी कर लेते हैं इसको। क्या बनाएं जल्दी से, आ जाओ फटाफट। क्या बनाएं? फोर्स क्या लिखें? आओ, नेट फोर्स। इन दोनों का फोर्स k q1 q2 अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर। इन दोनों का फोर्स k q1 q2 अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखिए, इसका FPD, यहां से F1 इधर रिपल्शन, इससे भी रिपल्शन, F2 इधर। तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैं यहां पे K को लिख देता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करने का फटाफट से तरीका बताएं। नेट फोर्स ध्यान से सुनिए आप, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम लीजिए, माइनस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए आइडेंटिटी खुलेगी बच्चे। तो स्क्वायर्स वाली जो टर्म है ना, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, वो कैंसिल हो जाएगी। एक टर्म आएगी 2ab 2lx, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2lx माइनस इसकी एक टर्म आएगी माइनस 2lx, तो माइनस ऑफ माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो 2lx प्लस 2lx 4lx आएगा न्यूमरेटर में। और देखिए a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर भी था, तो ये भी आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, x को निगलेक्ट किया जाएगा क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, 4 से 4 कट गया, q स्क्वायर x अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे बचेगा बेटा l स्क्वायर का स्क्वायर, इसको निगलेक्ट कर देंगे। हाँ, तो l स्क्वायर का स्क्वायर l की पावर 4 और ऊपर L था तो वो कट के नीचे आ जाएगा L क्यूब। ये आपका नेट फोर्स मिल गया। तो आ जाओ देखो नेट फोर्स क्या मिला, Q स्क्वायर x अपॉन एप्सिलॉन नॉट L क्यूब पाई, दैट्स इट। SHM है यानी फोर्स x के अपोजिट होगा, इसीलिए माइनस साइन, क्योंकि फोर्स x के अपोजिट है। और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट m अपॉन ये पूरा कांस्टेंट, यानी Q स्क्वायर बाय दिस जो ऊपर चले जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट L क्यूब। इसको किसके बराबर करना है? देखिए 2 पाई की पावर 3/2, 2 पाई की पावर 3/2 अल्फा रूट m बाय क्यू, इसके बराबर करना है। तो आइए देखिए करते हैं क्या क्या चेंज हो रहा है, कैंसिल करते जाते हैं। तो 2 कैंसिल हो गया, पाई रूट पाई यानी पाई की पावर 3/2 कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्यू बनेगा कैंसिल, एम जो है वो कैंसिल, तो अल्फा देखिए क्या आ गया, होल रूट एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब। इसे हम पावर में लिखें तो पावर हाफ और एल की पावर 3/2, ये आ गया है कि नहीं। तो देखिए ये कैसा हो गया, एप्सिलॉन नॉट हाफ एल की पावर 3/2, ये आपको मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। इसको सोचने के भी 3 तरीके हैं। आपसे बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। यहां पे आप देखेंगे तो ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है,
तो ए बी के अबाउट आप फोल्ड कर दीजिए, तो देखिए आपको एक्सप्रेशन यहां पे आर के ऊपर आर बाई टू, 3r/2 और इसके ऊपर आके ये आर हो जाएगा। तो यहां पे देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज ये बनता हुआ है। कोई बोलेगा सर ए बी के परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो मैं ये कनेक्शन छोड़ दूं, ओपन कर दूं, तो मुझे इन दोनों में, इनमें सेम करंट जाएगा, तो इसको मैं अपोजिट यहां से ऊपर से लेके आ जाऊंगा। इन दोनों में सेम करंट ले जाने के लिए इसको ऊपर से लेके आ जाएंगे और फिर पता पड़ जाएगा कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। या फिर आप वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सोच सकते थे कि ये रेशो देखिए सेम है, इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो सेम है। फिर नीचे आइए, इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो सेम है, मतलब ये दोनों एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसे आप इग्नोर कर सकते थे, हटा सकते थे। यानी इफेक्टिवली देखिए जो आपका यहां पे सेटअप है ये तो क्लियर हो गया। गलती से वापस लाने की कोशिश करते हैं इसको। देखते हैं अब आया क्या वापस। यस, नाउ वी आर बैक। आइए, तो अब इसमें हम समझ चुके हैं कि ये जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है इनको उड़ा दीजिए, तो देखिए हमें क्या मिला। यहां पे बड़ा ही सिंपल R 3R R 3R R 3R, बस खत्म हो गया। 3 ब्रांचेस मिल गए। एक बार फिर से बता दूं तो देखिए आर आर 3R रेशियो सेम है, तो ये एक व्हीटस्टोन है और व्हीटस्टोन का वर्टिकल एक्सटेंशन हो गया। ये देखिए यहां भी रेशियो सेम है, इन दोनों को एक साथ उड़ा दीजिए तो ये आपकी सेटअप बन गई। अब देखिए R और R सीरीज में, तो आपको ऊपर वाली ब्रांच पे 4R सेम, 4R फिर से सेम, 4R और 3 इक्वल रेजिस्टर जब पैरेलल में है तो फाइनली आंसर डिवाइड बाय 3 हो जाता है। यानी इनका फाइनल आंसर पैरेलल होने के कारण डिवाइड बाय नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो रेजिस्टेंस सेम थे तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस डिवाइड बाय 3, तो आंसर है 4R/3। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने देखिए क्या है। इसको करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज समझनी चाहिए। M मास R रेडियस दिया था, M मास R रेडियस दिया था, आपसे कहा गया था यहां से आप फायरिंग करो, इस तरीके से फायरिंग करो, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4R गिवन है, इस तरीके से फायर करो, मिनिमम स्पीड से फायर करो, मिनिमम स्पीड से फायर करो ताकि ये ऑब्जेक्ट सेकंड प्लेनेट पे पहुंच जाए। समझ गए? फिर से बताता हूं, मिनिमम स्पीड हम दें, कम से कम स्पीड दें ताकि ये दूसरे प्लेनेट तक पहुंच जाए। अब सुनना मेरी बात, यहां पे बच्चे क्या करते हैं, इनिशियल स्पीड यहां पे लेते हैं, फाइनल पोजीशन यहां लेते हैं। मिनिमम स्पीड के केस में हमें यह पता पड़ जाता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 लेनी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सवाल होते हैं, लेकिन फाइनल पॉइंट ये ले लेते हैं बच्चे जहां पे मैक्सिमम गड़बड़ हो जाती है, ये नहीं लेना है फायर पॉइंट। देखिए क्या करना है, दोनों का मास सेम था, इसकी भी ग्रेविटी इसको इधर पुल कर रही है, इस प्लेनेट की ग्रेविटी इधर पुल कर रही है, तो ग्रेविटी का हम बेनिफिट कैसे ले सकते थे, आइए समझते हैं। इनका जो मिड पॉइंट है, इनका जो मिड पॉइंट है, उस पॉइंट पे दोनों का मास सेम है, मिड पॉइंट पे दोनों की ग्रेविटी बैलेंस हो चुकी है, इधर से जो पुल है इधर से पुल है वो बैलेंस हो चुका है। यानी मिड पॉइंट के इस तरफ इस प्लेनेट की ग्रेविटी ज्यादा होगी, मिड पॉइंट के इस तरफ इस प्लेनेट की ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो मैं एक काम करता हूं, इस पार्टिकल को बस यहां तक पहुंचा दूं, जैसे ही वो जस्ट इसको क्रॉस करेगा इसकी ग्रेविटी उसको अपने आप खींच लेगी। तो मेरे को यहां तक पहुंचाने की टेंशन नहीं है, अब मेरे को बस मिड पॉइंट पहुंचाने की टेंशन है। एक बार मिड पॉइंट क्रॉस हो जाए तो ये अपने आप उसको खींच लेगा। तो मेरा जो फाइनल पॉइंट है वो था मिड पॉइंट। तो जब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करूंगा दोस्तों,
इस तरीके से जब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करूंगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बेटा कैपिटल एम के कारण माइनस जी एम वन एम टू अपॉन सेंटर से दूरी आर, इसके कारण भी आएगा तो माइनस जी एम वन एम टू अपॉन इसके सेंटर से दूरी, देखो सेंटर टू सेंटर 4r है, उसमें से r माइनस होगा तो इसके सेंटर से दूरी हो जाएगी 3r अपॉन 3r प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनली वो बीच में आ जाएगा, मतलब दोनों सेंटर टू सेंटर 4r है ना, उसके बीच में, मतलब इस सेंटर से दूरी 2r, इस सेंटर से दूरी 2r माइनस जी एम एम बाय 2r, ऐसी दो टर्म आ जाएंगी। ये आपका फाइनल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बना। अब इसे देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से आप माइनस जी एम एम बाय आर कॉमन ले लीजिए, ये बना 1 प्लस 1/3 जो कि हो गया 4/3। तो इस तरफ है माइनस 4/3 जी एम एम बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर है माइनस जी एम एम बाय आर। समझ गए? अब इसको इधर ले आइए तो 4/3 इधर आके प्लस -1, ये हो गया 1/3 हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम एम बाय आर। तो देखिए स्मॉल एम कैंसिल, स्पीड आ गई 2/3 जी कैपिटल एम बाय आर का रूट। ये मिनिमम स्पीड है जो आपको देनी होगी एक प्लेनेट से फायर करके दूसरे प्लेनेट तक पहुंचाने में। अब ये पूरा सेटअप मैंने बता दिया। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। आपको दो प्लेनेट दिए थे, मास एम रेडियस आर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब आपसे कहा गया था स्मॉल एम पार्टिकल को फायर करा वी नॉट स्पीड से, और वी नॉट स्पीड डबल ऑफ मिनिमम स्पीड है, यानी वी नॉट स्पीड इस टर्म की डबल है। समझे बच्चे? यस। अब क्या बोल रहा है, इतनी स्पीड दे दी। अब आपसे पूछ रहा है वेयर वी मिनिमम इज द मिनिमम स्पीड नीडेड, वो हमने निकाल ली है। गिवन जी इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, हाउ डज स्पीड वी चेंज एज अ फंक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए। यानी आप ए के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जब पहुंचोगे तो बी के सेंटर से वो डिस्टेंस हो जाएगा 4r माइनस एक्स, और यहां पे फाइनल स्पीड क्या होगी। अब हम करेंगे फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, v इनिशियल u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल, और k फाइनल से स्पीड निकालनी है और स्पीड का फंक्शन फिर टिक करना था। तो आइए बच्चों लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले यहाँ पे u इनिशियल क्या आएगा, यहाँ पे थे आप, तो माइनस जी एम एम अपॉन आर, ए के सेंटर से r डिस्टेंस, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो मासेस सेम थे, उसके सेंटर से डिस्टेंस 3r प्लस हाफ एम स्पीड का स्क्वायर। स्पीड यहाँ पे ये थी, इसका स्क्वायर करो, देखो 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8 जी एम अपॉन 3r, और u फाइनल देखिए यहां की, इससे सेंटर से डिस्टेंस x, इसके सेंटर से डिस्टेंस 4r माइनस एक्स, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये स्पीड और x का फंक्शन निकालना था। आइए सॉल्व करें। यहां पे देखिए, ये देखिए क्या हो गया, 2 से कट के 4/3 जी एम एम बाय आर कॉमन ले लीजिए, -1 -1/3 प्लस 4/3। देखिए जरा इसको सॉल्व करिए, -1 -4/3 बन जाएगा ये, ठीक है। ये -4/3 बन गया, अभी किया था, प्लस 4/3 0 हो गया, LHS पूरा 0 हो गया है, तो RHS को आपको 0 के बराबर करना है। आइए सॉल्व करते हैं, यहां से आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया 1/x प्लस 1/4r माइनस एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस टर्म को इधर ले आएंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो ये देखिए जब इधर लाओगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा
और ये इक्वल टू हो जाएगा। देखिए स्मॉल m कैंसिल हो गया, ये 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां पे देखिए 4r माइनस एक्स प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम लीजिए, इक्वल टू वी स्क्वायर। क्या बन रहा है देखिए, ये 4 2 जा 8 जी एम आर एक्स यहां पे कट गया अपॉन में x इंटू 4r माइनस एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर। यानी आप v का रूट लेंगे तो ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा। देखिए ये कौन से एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है, 2 बाहर लेना है, ठीक है। तो यहां से देखिए रूट 8 है तो 4 इंटू 2, तो इसे बेटा देखिए आप यहां पे 4 बाहर ले लीजिए, ये एक्सप्रेशन बनेगा 2 रूट 2, रूट 8 मतलब 2 रूट 2 ये रहा। तो आइए देखिए क्या बनेगा, 2 रूट 2 होना चाहिए, ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 रूट 2 2 रूट 2, इन दोनों में से देखेंगे आप जीएमआर जीएमआर, अरे ये एक आर बाहर कैसे है, नहीं एक ही आर है बस रूट में, तो यानी ये भी गलत हो गया एक्सप्रेशन। तो 2 रूट 2 जी एम आर अपॉन एक्स इंटू 4r माइनस एक्स का होल रूट, ऑप्शन ए से एग्जैक्ट मैच होता हुआ हमारी स्पीड का x के साथ फंक्शन। थोड़ा सा लेंदी था बट ये काफी आपको डिटेल में जानकारी दे रहा है, सिखा रहा है। अगला सवाल, बोहर मॉडल है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और न्यूक्लियस का चार्ज आपको दिया है +e, और ऑर्बिट का रेडियस है r और इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है 2h बार। तो याद है आपको बोहर मॉडल, बोहर मॉडल बोलता था एंगुलर मोमेंटम nh बार, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई को ऐसे h बार रिप्रेजेंट करते थे। और इससे आप देखिए यहाँ पे तो ये आपको सेकेंड ऑर्बिट का बन रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 2 हो चुका है। और r क्या होता था, r0 n स्क्वायर बाय z, और z क्या होता था, न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर या फिर न्यूक्लियस का चार्ज। यहाँ पे +e है तो z अभी 1 है, यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अभी प्रोटॉन एक ही है तो z यहाँ पे 1 है, और ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, n2 है z1 है इसके लिए। अब देखिए इफ न्यूक्लियस हैड अ चार्ज +2e, यानी न्यूक्लियस का स्टार्टिंग में z था 1, अब z हो जाए अगर 2 तो चार्ज हो जाएगा +2e, सही कह रहा हूं बच्चों। एंड द रेडियस को क्या होगा, अगर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रखा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अभी भी 2 है, मतलब देखो n अभी भी 2 है, पहले भी 2 था बाद में भी 2 है, बस z को 1 से 2 कर दिया है, मतलब ये डिनोमिनेटर डबल हो गया। तो रेडियस क्या हो जाएगा बताओ, रेडियस हाफ हो जाएगा। तो आंसर है r/2। बस इतना सा ये सवाल था। r0 में कोई चेंज नहीं है, n में कोई चेंज नहीं है, z आपका डबल कर दिया तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट हाफ हो जाएगा। बस बोहर मॉडल के बेसिक एक्सप्रेशन पे था ये सवाल। अगला सवाल देखिए आपके सामने, यहां पे नंबर में आपसे बोला था सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स में 0 का क्या रूल रहता है बच्चों बताओ। सपोज ऐसा कोई नंबर होता तो ये वाले 0 लेफ्ट वाले 0 हैं, फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट वाले, ये वाले 0 राइट वाले 0 हैं, आखिरी नॉन जीरो के राइट वाले 0, और ये बिटवीन वाले 0 हैं। लेफ्ट वाले 0 कभी काउंट नहीं करते हैं, बीच वाले 0, मिडिल वाले 0 हमेशा काउंट करते हैं, राइट वाले 0 कब काउंट करते हैं, जब नंबर में डेसिमल हो। यहां पे डेसिमल था तो हम इसे काउंट करेंगे, इसे काउंट करेंगे और इसे भी काउंट करेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट वाले काउंट नहीं होंगे, नॉन जीरो काउंट होंगे, और राइट वाला 0 तब काउंट होता है जब नंबर में डेसिमल हो। डेसिमल है तो ये काउंट होगा, इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। आगे चलते हैं, ये अगला सवाल आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको बोल रहा है कारनॉट इंजन है ऑपरेटिंग बिटवीन
सोर्स टेम्परेचर है 600 केल्विन, सिंक टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो देखिए सबसे पहले एफिशिएंसी यहां से मेरे को समझ में आती है। एफिशिएंसी कारनोट इंजन है टेम्परेचर सिंक अपॉन टेम्परेचर सोर्स 1 माइनस 300/600, यानी ये आ गई एफिशिएंसी हाफ। तो कारनोट इंजन की एफिशिएंसी हाफ। अब बोला है कि एक साइकिल में 1000 किलो जूल हीट आपने रिजर्वायर से इस इंजन को दी है, और जो वर्क का बना आपको जो एसोसिएटेड वर्क था वो इनपुट कर दिया रेफ्रिजरेटर में। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से सुनना, ये आपका कारनोट इंजन है। इसमें आपने जो हॉट रिजर्वायर से हीट मिली इसको, वो थी 1000 किलो जूल। इसमें वर्क डन हुआ और हीट थोड़ी सिंक में चली गई। अब एफिशिएंसी कितनी है? हाफ। इससे हमें समझ में आ रहा है कि 50% वर्क डन हुआ, यानी 1000 किलो जूल एनर्जी आई तो वर्क डन हो गया इसका हाफ, और हीट सिंक को चली गई वो 500 किलो जूल। सिंक का टेम्परेचर यहां पे था 300 केल्विन, सोर्स का टेम्परेचर था 600 केल्विन। ये आपका बेसिक डायग्राम है। अब क्या हुआ, अब आ गए रेफ्रिजरेटर पे। रेफ्रिजरेटर का डायग्राम क्या होता है, इस पे हमें वर्क डन करना पड़ता है, तो इस पे वर्क डन किया गया। ये कूल कम टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, और ये दोनों मिलके देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। ये जो हीट आई ये वर्क डन और सिंक में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वैसे ही इस पे जो वर्क डन किया और जो इसने इन कूल से हीट एक्सट्रैक्ट करी वो फिर हीट रिजेक्ट कर देता है। यस, ये हॉट को रिजेक्ट करता है और कूल से हीट एक्सट्रैक्ट करता है। ये आपका रेफ्रिजरेटर साइकिल है, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप डिफाइन करते हैं जो होता है बीटा, जिसका फॉर्मूला है टेम्परेचर लो अपॉन टेम्परेचर हाई माइनस टेम्परेचर लो। तो ये आपके मैंने डायग्राम बना दी। अब क्या बोल रहा था कि जो वर्क डन हुआ वो आप रेफ्रिजरेटर पे इनपुट कीजिए, तो यहां पे वर्क डन हुआ 500 किलो जूल। ओके सर। अब क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर 200 और 300, यानी 300 केल्विन हॉट 200 केल्विन कूल। अब क्या बोल रहा है, द रेफ्रिजरेटर कंप्लीट्स वन साइकिल रिलीजेस हीट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये जो 300 केल्विन है ना, ये एटमॉस्फेयर है, ये कारनोट का सिंक है, और यही आपको हीट रिजेक्ट कर रहे हो आप यहां पे भी एटमॉस्फेयर में। तो ये देखिए ये एटमॉस्फेयर था, कारनोट से हीट आई, यहां पे भी एटमॉस्फेयर है, रेफ्रिजरेटर से हीट आ रही है। अब बोला है हाउ मच हीट इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर एट द एंड ऑफ वन साइकिल ऑफ कंबाइन, यानी आपको यहां से भी एटमॉस्फेयर को हीट दी वो तो आ गई, यहां से एटमॉस्फेयर को कितनी हीट दी वो बता दो, और दोनों को जोड़ के फाइनल आंसर बता दो। तो अभी बता देते हैं। तो ये तो साइकिल हो गई सॉल्व। एटमॉस्फेयर को यहां से 500 किलो जूल आ रहा है, यहां पे आ जाते हैं। सबसे पहले आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालिए। टेम्परेचर लो 200 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 200 100, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ गया 2। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कूल, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कूल रीजन डिवाइडेड बाय वर्क डन जो इनपुट हुआ। समझ गए? इसकी वैल्यू है 2 के बराबर, तो हीट एक्सट्रैक्टेड आ गया डबल ऑफ वर्क डन। वर्क डन था 500, तो हीट एक्सट्रैक्टेड आ गया 1000, यानी ये जो हीट एक्सट्रैक्ट किया है ये है 1000 किलो जूल। तो अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 1000 प्लस 500 ये हो गया 1500 किलो जूल, यानी एटमॉस्फेयर को 300 केल्विन को रेफ्रिजरेटर 1500 एनर्जी दे रहा है और कारनोट इंजन 500 एनर्जी दे रहा है। तो 500 प्लस 1500 2000 इज द फाइनल आंसर। आई बेटा बात समझ में? कारनोट से 500, रेफ्रिजरेटर से 1500,
तो ये था आज का सेशन, तो इसे अच्छे से करिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको लर्निंग मिली। कमेंट करके बताइएगा और क्या क्या आपको चाहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बाय बाय, टेक केयर।